तो चलिए लॉ MTP2 देखते हैं जून 2023 का। एक क्विक वे में देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा है, कैसे जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कि मिस्टर हरीश जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ का, शिमला जाना है उनको, अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं। और किस चीज से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। और बस किसका है, हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का। यानी हिमालय जो है, हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कैरी कर रहा है मिस्टर हरीश और उनकी पत्नी को शिमला के लिए। कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण उनका बस जो है खराब हो गया और रास्ते में ही रुक गया। और रास्ता बिल्कुल जो था वो मिड था और एकदम कोल्ड था। ड्राइवर क्या किया, ड्राइवर बोला उनसे, मतलब उनसे ही नहीं, पूरे पैसेंजर से, कि आप लोग क्या कीजिए कि जगह ढूंढ लीजिए जो नजदीक होगा होटल उसमें, जो कि 1 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, ये चीज कौन एडवाइस दिया, ये दिया ड्राइवर की, जो 1 किलोमीटर के दूरी पर है जो होटल है वहां पे आप लोग रुक सकते हैं। जो वाइफ थी मिस्टर हरीश की, उसको कोल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ठंडी का रात था और वो बीमार पड़ गई। और सी हैड टू वॉक इन कोल्ड नाइट टू रीच होटल। और बेचारी ठंडी रात में पैदल ही उतने दूर तक गई। अब मिस्टर हरीश को ठीक नहीं लगा कि एक तो कि मैं बस से जा रहा था, रात में गाड़ी खराब हो गई, होटल भी 1 किलोमीटर दूरी पर है, और जब वो ले जा रहा था तो उनकी बीवी बीमार पड़ गई। इसके लिए उन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया। किस पे, हिमालय ट्रेवल्स लिमिटेड पे। किस लिए, डैमेजेज के लिए। किस प्रकार का डैमेजेज, पर्सनल इनकन्वीनियंस। पर्सनल इनकन्वीनियंस मतलब एक्चुअली में जो उनको प्रॉब्लम पर्सनली हुआ है, तो हाँ पर्सनली तो हुआ है, क्या उनको पैदल जाना पड़ा। होटल चार्जेज, देखिए, तो भाई अगर वो बस में हो रहते तो क्या उनको पर्सनल इनकन्वीनियंस होता, नहीं। तो ये कौन सा हो गया, नेचुरल अराइजिंग डैमेजेस। ठीक है, यानी कि ये ऐसा हुआ है एक्चुअली में। पर्सनल इनकन्वीनियंस अगर वो बस में होते तो नहीं होता, तो ये जो हुआ है ये पर्सनल इनकन्वीनियंस, तो इसके लिए वो केस किए हैं, तो ठीक है, ये तो उनको मिलना चाहिए। होटल चार्जेस भी उनको मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो बस में होते तो कोई होटल चार्जेस उनको तो लगता नहीं। ठीक है, नहीं ना लगता। बस बस में रहते तो उनको होटल चार्जेस थोड़े लगता, वो तो शिमला पहुंच जाते। ये भी क्लेम कर सकते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उन्होंने केस किया। अब जरा सोचिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कि मेरी पत्नी को कोल्ड हो गया तो अब मैं इसको ले जाकर इलाज कराऊंगा, तो इस बीमार है तो उसके लिए भी पैसे दो। तो वही पूछ रहा है कि क्या जो उनको कंपेंसेशन उनको मिलेगा उसमें वो मतलब एलिजिबल हैं, वुड ही गेट कंपेंसेशन फॉर विच ही फाइल्ड द सूट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए, जो आप डैमेजेस के लिए जब क्लेम करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो डैमेजेस के लिए आप क्लेम करते हैं तो उसी के लिए क्लेम कर सकते हैं जो एक्चुअली में नेचुरली अराइजिंग है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। तो बस में जा रहा था तो ऐसा तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बात हुआ नहीं है। यानी कि जो जो एक्चुअल में पर्सनली उनको प्रॉब्लम हुआ है उस चीज के लिए उनको मिलेगा। जैसे इनका पर्सनल इनकन्वीनियंस हुआ, उनको पैदल जाना पड़ा, उनको प्रॉब्लम हुआ, होटल में उनको ठहरना पड़ा बस के कारण, तो ये दोनों चार्जेस भी वो क्लेम करेंगे। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट, अब आप कहेंगे कि अगर वो पैदल नहीं जाते तो उनको कफ एंड कोल्ड नहीं होता, बीमार नहीं पड़ते। देखिए ये सब हो गया कोलेटरल बातें, बात की मेन जो उनको नेचुरल अराइजिंग प्रॉब्लम हुआ वो क्या हुआ, वो यही हुआ। अगर वो बस में होते तो क्या होता, बस में होते तो उनको होटल चार्जेस नहीं देना पड़ता, शिमला पहुंचते। पर्सनल इनकन्वीनियंस जो पैदल इधर उधर जाना पड़ा वो नहीं होता। तो दोनों तो क्लेम ही कर लिए। जो पर्सनल इनकन्वीनियंस वो क्लेम कर रहे हैं इसमें तो पर्सनली जो प्रॉब्लम हुआ वो क्लेम कर लिया, और होटल चार्जेस जो होटल के चार्ज होगा। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट तो वो खुद करवाएंगे ना अपनी बीवी का, अगर वो बीमार है तो ये थोड़े बस के कारण हुआ। अब आप भले कहेंगे कि बस अगर खराब ना होती तो पैदल नहीं जाते तो ठंड नहीं लगती। सिर्फ ठंड अगर लगती ना, सिर्फ वो ठंड की क्लेम करते कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हुआ है, अगर ये पर्सनल इनकन्वीनियंस नहीं होता तब वो हो सकता था कि आप क्लेम कर सकते। पर्सनल इनकन्वीनियंस में सारी चीजें आ गई, आप पर्सनली जितना प्रॉब्लम होगा, बाद में होटल के चार्जेस के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर बस में होते तो नहीं होता, बस में होते तो नहीं होता। तो इन सारे पर्सनल इनकन्वीनियंस में भी आ गए, होटल चार्जेस में भी आ गए, तो ये दोनों तो क्लेम कर सकते, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजंस। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है प्रोविजंस। प्रोविजन लिख के डैश कर दीजिएगा और लिखिएगा क्या, सेक्शन अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या होता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन बाय द पार्टी, ठीक है, एंड द पार्टी हु सफर्स, मतलब उसको प्रॉब्लम हुआ है, बाय सच ब्रिज, ऐसे ब्रिज से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक पार्टी ब्रिज करता है और सामने वाले को प्रॉब्लम होता है तो उसे मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, उसको मिलेगा कंपेंसेशन। किससे, जिसने तोड़ा है उससे। यानी कि जिसने तोड़ा वो कंपेंसेट करेगा जिसको प्रॉब्लम हुआ उसको। एनी लॉसेस काउज टू हिम देयर बाय
विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। जो टूटने से प्रॉब्लम हुआ ना उनको, ब्रिज टूटने से क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में, बस में तो आप बैठे तो कॉन्ट्रैक्ट ही एक प्रकार का, तो जो टूटा उससे क्या, उनको पर्सनली जाना पड़ा, होटल चार्जेस देना पड़ा, वो दो चीजें जो है वो क्लेम कर पाएंगे। विच द पार्टी न्यू, जो पार्टी जानता था, यही तो जान रहा है, थोड़े वो जान रहा है कि अब बीमार पड़ जाइएगा कोल्ड में, वो क्या जान रहा है कि इनको होटल देना होगा, वो इनको पर्सनली इतना जाना पड़ेगा। when they made to contract to be likely to result from the breach of it, जो टूटा उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता था, but such compensation is not to be given for any remote और इनडायरेक्ट लॉस। तो कोई अदर लॉसेज हो रही है आपको अपार्ट फ्रॉम ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीजें नहीं आपको मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से जो एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ आपको, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। फिर प्रोविजन लिख दिए आप कि ये हुआ है, क्या क्या क्लेम किया जा सकता है। फिर आप लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट में पूरे क्वेश्चन में हुआ क्या, पूरे क्वेश्चन में ये हुआ कि मिस्टर हरीश साहब फाइल किए केस डैमेजेस के लिए, पर्सनल इनकन्वीनियंस और होटल चार्जेस प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या क्या उनको मिल सकता है, तो देखिए उनको मिलेगा क्या कि मिस्टर हरीश जो है पर्सनल इनकन्वीनियंस क्लेम करेंगे, होटल चार्जेस भी क्लेम कर लेंगे, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस हो गया, तो ये क्लेम नहीं करेंगे। यानी कि जो पार्टी जान रही थी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है टूटने से, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मैं बस से कहीं जा रहा हूँ तो बस वाले को पता है कि अगर गाड़ी बिगड़ेगी तो पहला तो इनको पता नहीं गाड़ी बीच में मिलेगा कि नहीं, कितना ये पैदल चलेंगे, ठीक है, अगर पैदल चल भी गए तो फिर इनको दूसरा बस भी दिलवाना है, अगर बस नहीं मिला तो फिर इनको होटल दिलवाना होगा ठहरने के लिए कुछ टाइम। तो दो प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। अब ये थोड़ा उसको पता है कि ये बीमार पड़ जाएंगे, नहीं, वो तो इनडायरेक्ट हो गया ना, तो ये दो लॉसेज जो है वो क्लेम करेंगे। वही चीजें इसमें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम दे दिया, अगले क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं दूंगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी कह रहा है कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 कंपनी में किस चीज की बात की जाती है, कौन सी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 के अंतर्गत, ये होती है आपकी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनपीओ वैसी कंपनी होती है जिनका प्रॉफिट अर्न करना और या डिविडेंड देना ये काम नहीं होता है। वो प्रॉफिट अर्न करते हैं लेकिन वो बांटती नहीं है डिविडेंड, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो है वो बहुत प्रॉफिट की, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में बहुत पैसा आया ड्यू टू फेवरेबल पॉलिसी डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट, अच्छा फेयर पॉलिसी ला दिया तो पूरा प्रॉफिट हो गया इनको, एनपीओ था। लेकिन इसके कुछ मेंबर जो है ना, अब देखिए दिमाग में घुस गया लालच, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट का डिविडेंड वो क्लेम कर सकते हैं। सीधी सी बात, नो बकवास, वो डिविडेंड क्लेम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एनपीओ है और एनपीओ में डिविडेंड नहीं मिलता है, बात खत्म। क्योंकि ये स्टैब्लिश किया जाता है नॉन प्रॉफिट कामों के लिए, जैसे रिलीजियस मैटर्स हो गए, एजुकेशनल, ये सबको, या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इनका कोई भी मेंबर जो है वो प्रॉफिट शेयर या डिविडेंड शेयर नहीं करते। तो सीधे आइए आंसर में, प्रोविजन में देखिए क्या है कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो किस चीज के लिए स्टैब्लिश होता है, टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आर्ट्स के लिए, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इस सब के लिए। इसका कोई भी एम नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है, और कोई भी पेमेंट को वो बेचे भेज दे अपने मेंबर्स को, इस सब के लिए वो प्रोहिबिट करता है, इसलिए वो डिविडेंड नहीं दे सकता। और इस इंस्टेंट केस में क्या हुआ है कि वो डिविडेंड दिया है, दस द कंटेंशन ऑफ मेंबर जो है वो इनकरेक्ट है। वही पूछा था कि मेंबर जो है वो क्या वो ऐसा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। बोला है कि द अप्रोच कि कितना उनको अमाउंट मिल सकता है, तो जीरो अमाउंट उनको मिलेगा, उनका अप्रोच गलत है, ठीक है, कंटेंशन ऑफ मेंबर इज इनकरेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस बताइए। देखिए कंडीशन क्या है, मेन कोर होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, यानी कि जब आप सेल कर रहे हैं किसी चीज के, परचेज करने आप गए हो और सामने वाला सेल कर रहा है, तो कंडीशन जो है वो मेन चीज होती है। जैसे मैंने मोबाइल खरीदने गया तो इसमें कंडीशन क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा डिस्प्ले। अब वारंटी क्या हो जाएगा, वारंटी हो जाएगा इसका कवर, मतलब जो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो हो जाएगा वारंटी, और कंडीशन जो मेन कोर होता है। यानी कि कंडीशन अगर खराब निकला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो जाएगा। हम बोलेंगे कि भाई डिस्प्ले ऐसा दीजिए, अगर उसने खराब दिया डिस्प्ले, मैंने बोला कि मोबाइल ऐसा अच्छा होना चाहिए तो उसने डिस्प्ले दे दिया खराब, तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों? कि अरे भाई खराब तूने दिया है भाई डिस्प्ले, देखो मेन तो वही काम है, उसका मेन काम जो होता है वो कंडीशन कहता है। अब अगर उसका कवर खराब होता तो भाई फोन खरीदने गए हो, कवर से उतना क्या लेना, कवर खराब होता वारंटी में आता, रिप्लेस कर देता, या फिर हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा पैसे देकर खत्म। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर, अरे भाई तुम्हारा कवर खराब तुम दिए हो, लो फोन ही नहीं खरीदेंगे, अरे भाई फोन से क्या लेना देना। तो मेन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है कंडीशन, और वारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का कोलेट्रल होता है, यानी कि छोटा पार्ट होता है। अब और पूछा है कि व्हेन
सेल ब्रीच ऑफ कंडीशन भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बताइए कब कब कंडीशन है, जब मेन चीजें हैं, डिस्प्ले तो खराब दे दिया आपको लेकिन आप उसको वारंटी मान रहे हैं, तो ये कब कब ऐसा होगा जब आप कंडीशन को वारंटी, जब आप खुद इसको मान लेंगे कि आपको डिस्प्ले दिया खराब, आप बोले कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लो थोड़ा सा कम पैसे ले लो और मैं ये फोन को एक्सेप्ट कर लूँ। कंडीशन का मतलब होता है कि नहीं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेन चीज ही सही नहीं है ऐसा, लेकिन हम उसको मान लिए, तो हो गया कि हम मान लिए, या फिर हो गया कि कुछ ऐसा चीज हम खरीदे जो कि अनसेपरेबल था। ठीक है, मेन कंडीशन तो वही था लेकिन अनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर सकते उसमें। वारंटी वाला चीजें भी है, छोटा मोटा भी बड़ा चीज है, दोनों अनसेपरेट नहीं कर सकते। जैसे घी हमने मांगा, उसमें थोड़ा सा कुछ और मटेरियल मिक्स हो गया, अब बताइए उसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, हमने उसको यूज भी कर लिया। तो कंडीशंस को जो क्या है वारंटी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे आप ले जाकर सीधे नहीं कर सकते क्योंकि आप थोड़ा सा कंज्यूम भी कर लिए, तो बोलेगा कि आप तो यूज भी कर लिए हैं, तो अब कैसे काहे का कंडीशन, आप क्यों सेल को आप खत्म करेंगे। तो कंडीशन वही हुए, कंडीशन वही है जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। अगर कंडीशन सही नहीं हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल है, ये अगर गलत कुछ होता है, प्रोडक्ट्स का वारंटी गलत होता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए आंसर कैसे लिखना है, पहले डिफरेंस। कंडीशन क्या है, मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वारंटी क्या है, कोलेटरल टू द मेन पर्पस, ये छोटा पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, जैसे मोबाइल का डिस्प्ले की हमने बात किया, वो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका कोर, कोर यानी कि कंडीशन, और जो कोलेटरल हो गया वो हो गया आपका वारंटी जो कि फोन का कवर है। ब्रीच ऑफ कंडीशन गिवन राइज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, मतलब आप कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं किया कोई सेलर, तो सामने वाला बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, बोल देगा नहीं नहीं मैं फोन नहीं कर दूंगा, आपका डिस्प्ले ही खराब है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी अगर कवर ओवर खराब दिया है तो थोड़ा सा डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी कहा जा सकता है। लेकिन क्या ब्रीच ऑफ वारंटी को आप कह देंगे कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है, नहीं। फोन खराब है तो आप ऐसा थोड़ा, आपका कवर खराब है तो आप थोड़े ऐसा कह देंगे कि नहीं नहीं मेरा तो पूरा फोन ही खराब है, डिस्प्ले ही खराब है, नहीं नहीं कह सकते। आपका मेन चीज जो आपका है उसको आप मान सकते हैं कि चलो छोटा डैमेज है, मैंने देखा कि डिस्प्ले अच्छा से नहीं चल रहा है, फिर मैंने देखा छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम पैसे देकर मैं इसी को काम कर ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म करना, नहीं इसी से खरीदूंगा मैं, वो मान सकते हैं आप। ठीक है, तो बोला कंडीशन कौन कौन सा है जिसमें कंडीशन को आप वारंटी मान लेते हैं, यानी कि बड़ी चीज बड़े मुद्दे को आप छोटे मुद्दा मान लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि बायर मान ले, वेव कर दिया बायर कि ठीक है चलो तुम कह रहे हो तो वैसा ही। दूसरा, बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। पहला तो हो गया कि क्या था कि वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द सेलर, द बायर में वेव द कंडीशन, कंडीशन को वो खत्म कर दिया। दूसरा कि बायर जो था वो खुद ही मान लिया कि चलिए ब्रीच ऑफ कंडीशन है ना, फिर भी इसको हम खरीद ले रहे हैं, कुछ पैसे दे दीजिए, कम कर दीजिए या कुछ पैसे हमको दे दीजिए और मैं फोन ले जाता हूँ, डिस्प्ले थोड़ा सा नहीं अच्छा है फिर भी। तो इसमें क्या होगा, बायर खुद मान लिया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है उसको मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मानता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं करता हूँ। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन सेपरेबल, अलग अलग करने लायक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ ऐसा अनसेपरेबल चीज खरीद लिए, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द होल गुड्स और पार्ट देयर, और पूरा आप एक्सेप्ट कर लिया। बताइए कोई ऐसा चीज था जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये वारंटी है, ये मेन चीज है और ये छोटा चीज है उसमें, हाँ, और आप पूरा ले लिए, पूरा एक्सेप्ट भी कर लिए, तो क्या बाद में उसको आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं पूरा ही पूरा तुम रख लो, नहीं, जब आप एक्सेप्ट पूरा कर लिए थे तो उसको आप नहीं कर सकते। कंडीशन जो था वो समझिए कि फुलफिल हो गया, उसको अब वारंटी हो गया वो, अब उससे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। अगर नॉन सेपरेबल है तो वो क्या हो गया, वो वारंटी में आ गया। वही पूछ रहा है ना कि कब कब जो कंडीशन है वो वारंटी हो जाएगा। तो पूरा गुड्स तो ठीक है, गुड्स कोई सामान हमने खरीदा वो कंडीशन है, लेकिन जब उसको पूरा मैंने एक्सेप्ट कर लिया और वो सेपरेबल नहीं था, अलग अलग नहीं किया जा सकता सामान को, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, वो हो गया मेरे लिए वारंटी। अब हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट सेलर के साथ, हमको जो थोड़ा सा क्लेम मिल जाएगा और हमें शांत रहना होगा। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन वारंटी एक्सक्यूज, अगर लॉ कह देता है, मान लीजिए कि लॉ ने ऐसा ट्रीट कर दिया कि आपका जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है वो ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो ब्रीच ऑफ वारंटी ही होगा। ठीक है, तो ये सारी केसेस थी और डिफरेंस तो वही था कि ये मेन है, ये मेन नहीं है, ये इसके टूटने के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म और इसके टूटने के साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं। कभी कभी इसको जो है ये हम मान लेते हैं, कब मानते हैं वो बातें हमने कर ली, खुद से मान लेते हैं या फिर अनसेपरेबल चीज है तो मानना ही पड़ेगा, या लॉ का दिया कि मानो तो मानना पड़ेगा। चलिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किससे कहते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जो कि बेस्ड होता है किसी चीज के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। जैसे आप अब बोला क्या है कि गिव एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल भी दे दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस के प्रोडक्शन पे अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो होगा क्या हो जाएगा आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंटीजेंट मतलब कंडीशन बेस्ड, मतलब टाइम बेस्ड।
वही बोला, और क्या बोला, ऑल आल्सो डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना है। मान लीजिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो टाइम पे है, हैपनिंग पे है, तो पहली बात तो यही कि वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, वो फ्यूचरिस्टिक होगा, ठीक है, उसके लिए भी कोई टाइम ये सब डिसाइड करना होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए 2 का ये देखते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन और हैपन। देखिए इतना डिफिकल्ट लिख दिया, थोड़ा सा आप इसमें जो है ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दैट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखिए कि ए जो है बी को प्रॉमिस किया 1 लाख देने का, ये बी का बाउस इज बॉन्ड, लीजिए कि अगर बी का घर जल गया तो मैं बी को इतना रुपए भाई बी मैं तुमको दूंगा, ठीक है, तो जलेगा तब, नहीं तो टाइम पे बेस्ड हो गया। तो वैसे ही अगर ए ने बी को 1 लाख रुपए देने को कहा कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, कि तुम अगर राइस प्रोड्यूस करोगे तो 1 लाख मिलूंगा, तो ये क्या होगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये टाइम बेस्ड है। अब रूल्स क्या क्या है इसमें, कैसे बनता है, पहली बात तो कि ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, पहली बात है कि हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, दूसरी बात लिख दीजिए कि नॉन हैपनिंग पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कैसे, जैसे मैं नॉन हैपनिंग पे क्या, मैंने कहा कि अगर तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, ये क्या हो गया, नॉन हैपनिंग, प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। दूसरा, पहला देखिए इसमें था कि हैपनिंग, मतलब मैंने कहा कि अगर प्रोडक्शन होगा तो 10,000 दूंगा, तो दो दो केसेस हो गए ना। तो वही बोल रहा है कि एक तो हैपनिंग पे भी डिपेंड करता है, फिर नॉन हैपनिंग पे भी डिपेंड कर सकता है, और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वुड सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, खत्म हो जाएगा इफ इट इज कंटीजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक इवेंट कंडक्ट एज इम्पॉसिबल। कह रहा है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाएगा कब, जब जो आदमी है वो इवेंट के साथ कुछ गलत कर रहा है, मान लीजिए कि प्रोडक्शन होने वाला है, सामने वाला बोलेगा अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो मैं तुमको 10,000 दूंगा, तो बोला कि अच्छा ठीक है, अब प्रोडक्शन उसका हो रहा है तो उसको 10,000 मिलेगा नहीं, तो क्या कर रहा है कि धीरे धीरे जो है उसमें कुछ जो उसको कटाई कर रहा है या फिर ओवर फर्टिलाइजेशन कर रहा है, क्यों, ताकि वो जो फसल है वो खत्म हो जाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं होगा तो 10,000 देगा, वो 10,000 हमको रिसीव हो जाए। तो अगर वो ऐसा कुछ जानबूझकर कुछ गलत कर रहा है, हैपनिंग को या नॉन हैपनिंग को रोक रहा है, इवेंट को रोक रहा है, उसके कंडक्ट को रोक रहा है, तो ये चीजें क्या हो जाएगा, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये क्या है, ये डिपेंडेंट होना चाहिए फिक्स टाइम पे, ऐसा नहीं कि बोल दीजिए कि जब होगा तब, 100 साल का नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो आप नहीं भी फिक्स कर सकते हैं, पहला तो था कि फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये जो चीज है कि आप करें या नहीं करें, इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम मे बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। देखिए बात वही कह दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स टाइम की बात कर रहा है कि फिक्स टाइम के पहले कीजिए बात, टाइम पे होनी चाहिए, और हो सकता है कि ऐसी चीज हो जो न करने के लिए कहा गया। देखिए चार, ये जो 6 पॉइंट देख रहे हैं ना, इसमें दो ही चीज है जो 4 बना दिया। जैसे पहला था कि वो हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसी का पॉइंट इधर बना दिया कि वो हैपनिंग जो है वो टाइम के साथ भी हो सकता है। दूसरा था कि नॉन हैपनिंग पे भी जो ये बन सकता है, दूसरा बना कि नॉन हैपनिंग का जो है वो टाइम के बाद भी नॉन हैपनिंग पे बना सकता है, ठीक है। अब देखिए कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इम्पॉसिबल इवेंट पे है तो कैसा हो जाएगा, कंटीजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट दैट हैपेंस आर वॉइड, उसे मान लेंगे हम वॉइड। अब जब होने वाला ही नहीं, मैं बोलूंगा कि अगर धरती फट गई तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, पूरी धरती 2 हिस्से में बट गई, होने वाला है नहीं, तो जो नहीं होने वाला उस पर कुछ भी पेमेंट नहीं। यानी कि अगर टाइम पे कुछ हो रहा है, ये होनी चाहिए कि कुछ टाइम पे करना हो, तो उसे कॉन्टिजेंट वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेस्ड हो टाइम पे होने का या न होने का, होने का भी दिन द टाइम, न होने का भी दिन द टाइम, ऐसा टॉपिक, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। अगला था बी कि सर्क्यूटेंसेस बताइए जिसमें एलएलपी जो है वो डिजोल्व हो जाएगी ट्रिब्यूनल के द्वारा। ट्रिब्यूनल जो है वो बॉडी होता है जो कि कॉर्पोरेट करता है सारी कंपनी या फर्म को, तो वो किस किस केसेस में और कैसे जो है वो एलएलपी को डिजोल्व कर सकता है। तो देखिए अगर एलएलपी खुद डिसाइड करता है कि मैं ट्रिब्यूनल से खत्म होना चाहता हूं तो ट्रिब्यूनल से खत्म हो सकता है, या फिर अगर 6 महीने से ज्यादा तक जो पार्टनर्स हैं वो 2 से कम है, यानी कि एक ही पार्टनर रह गया, अब एलएलपी है भाई, पार्टनरशिप है तो उसमें 2 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर 2 से कम हो गया और 6 महीने टाइम हो चुका है तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कह देगा कि वो भाई एलएलपी बंद करो, तुम्हारा तो मेंबर ही नहीं है। अगर एलएलपी जो है वो डेप्ट दे ही नहीं पा रहा है, यानी एलएलपी एकदम इंसॉल्वेंट होते जा रहा है, तो उसमें जो है डिजोल्व कर देगा ट्रिब्यूनल की, बंद करो कंपनी ऐसी। अगर एलएलपी जो है वो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन रेगुलेशंस के खिलाफ कुछ काम कर देती है, ठीक है, मतलब रूल्स के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा वो
उसे बंद कर दिया जाएगा। कौन बंद करेगा? ट्रिब्यूनल। फिर क्या रहा कि एलएलपी में डिफॉल्ट, अब रजिस्ट्रार के पास कुछ भी स्टेटमेंट नहीं शामिल किया, किसका? अकाउंट का, बैलेंस शीट, ये सब एनुअल रिटर्न। और कितने साल के लिए? 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 5 साल तक उसने कुछ जमा ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? एलएलपी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलएलपी का कंपलसरी रहता है भाई कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट, ये सब टोटल जो है आपको एनुअल रिटर्न ये सब सबमिट करना है रजिस्ट्रार के पास, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास। अगर आप सबमिट नहीं कर पाए 5 साल के लिए तो गया आपका एलएलपी। वही पूछ रहा था कि कैसे कैसे ट्रिब्यूनल उसको हटा सकता है। इफ ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज इक्विटेबल दैट एलएलपी वुड बी, अब ऐसा लगता है ट्रिब्यूनल को कि नहीं नहीं इसको बंद ही कर देना चाहिए, तो वो कर देगा, कहानी खत्म। मतलब समझे आप कि किस किस केसेस में ट्रिब्यूनल बंद कर सकता है। देखिए एलएलपी से मैं एक चीज गारंटी ले लूं, दो ये क्वेश्चन, एक तो आप जान गए कि एलएलपी कैसे कैसे बंद होगा। एक, अगर उसने गलत एक्ट कर रहा हो, अनलॉफुल एक्ट कर रहा हो, अगर उसके पार्टनर्स कम हो गए हो 2 से, अगर जो है ट्रिब्यूनल को लगता है कि इसको बंद कर देनी चाहिए, अगर इसके पास कंटिन्यूअस लॉस है, तो ये सारे केसेस जो है इसको बंद करवा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पता है आपको क्या आ सकता है? जैसे ये आ सकता है एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, तो उसका सिंपल सा कि पहले सारे मेंबर्स आएंगे, अपना नेम रिजर्व करवाएंगे, फिर उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स असाइन होगा, सब अपना अपना पर्सनल आइडेंटिटी देंगे, उसके बाद से रजिस्ट्रार जो है इनको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये जो है अपना स्टार्ट कर लेंगे बिजनेस। ये हो गया इनकॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन आएगा कि ये सेपरेटेड कैसे है पार्टनरशिप से और कंपनी से, यानी कि दोनों को, एक क्वेश्चन आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है कंपनी को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको बताना है कि कैसे पार्टनरशिप है ये, पार्टनरशिप कैसे, क्योंकि ये प्रॉफिट देता है, प्रॉफिट शेयर करता है, पार्टनर्स होते हैं। और ये कंपनी कैसे, क्योंकि इसके लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है? तो ये चीजें भी आएगा। तो ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन एलएलपी से पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? when two or more persons engage in a business for profit, इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। अभी लंबा भी लिख सकते हैं कि इट हैज क्या कहते हैं, डीड, रिटेन डीड और समथिंग, जितना एक्सप्लेन किया, 2 और मोर मेंबर्स एंड लिमिटेशन अप टू 2 to 200, कुछ भी लिखना है पार्टनरशिप में, वो चीज आप जितना इसका फीचर्स है उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं पे बोला कि इसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, जो कि बताता है, जो कि इसेंशियल है, एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप में। कोई 2 एसेंशियल एलिमेंट बताइए, 2 या 3, जितना बताना, 5-6, और किसी 2 को जो है एक्सप्लेन भी कीजिए डिटेल में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन जो कि एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक बिजनेस में, ठीक है? कोई एक भी उसको कैरी कर सकते हैं या सारे भी कैरी कर सकते हैं। देखिए वही फीचर की बात कर दिया। अब देखिए एलिमेंट इसमें क्या क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इसमें मेंबर हो सकते हैं, इसके बीच में डीड होनी चाहिए, एक बिजनेस होनी चाहिए, ये प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि फ्री में कर रहे हो, फ्री में तो कभी पार्टनरशिप होता नहीं। एक कर सकता है या सारे मिलकर ही एक ही बार करें। और 2 को एक्सप्लेन करना था तो पहला एक्सप्लेन कर दिए, 2 और मोर पर्सन, मतलब ये लिख दीजिए कि 1 पर्सन की जरूरत नहीं है, कम से कम 2 पर्सन होनी चाहिए जिनके बीच में लीगल रिलेशन हो, वो लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये चीज है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिख दीजिए कि रिटेन डीड होनी चाहिए, जिसमें कौन शेयर कितना करेगा, गुडविल कैसे सेटअप करना, सब कुछ एक्सप्लेन इसमें रहेगा, कब डेटर को पे करना है, क्या चीजें, सब कुछ डेटर से रिसीव करना है, ये चीजें एग्रीमेंट में रहेगी। और ये चारों एक्सप्लेन कर दिए। देखिए फिर बिजनेस को भी एक्सप्लेन कर दिया एग्रीमेंट, जबकि 2 ही को एक्सप्लेन करना था। खैर आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, प्रदीप जो है सेल्स बाय एन ऑक्शन टू राकेश अ हॉर्स। वाह, प्रदीप साहब जो है और राकेश साहब को एक घोड़ा दिए, और प्रदीप साहब जान रहे थे कि अब घोड़ा जो है ना अनसाउंड है, यानी पागल है, अंधा है, पता नहीं, मतलब साउंड माइंड नहीं है, अच्छा घोड़ा नहीं है, खराब है, किसी प्रकार का डैमेज है घोड़े में। लेकिन घोड़ा दिख कैसा रहा है? घोड़ा दिख रहा है एकदम साउंड परफेक्ट, वाह क्या घोड़ा है, लेकिन घोड़ा कैसा है? खराब है। बट प्रदीप नोज अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, सब जान रहा है प्रदीप, बेच तो रहा है राकेश को, लेकिन ये सब जाना कि घोड़ा जो है खराब है, ठीक है? अब देखिए क्या होगा अगर प्रदीप चुपचाप ही रह जाता है, हैं? प्रदीप सेज नथिंग अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स टू राकेश, राकेश खरीदने आया, राकेश कुछ नहीं बोला, बोला मुझे खरीदना है। अब प्रदीप साहब जो है ये तो जान रहे हैं कि घोड़ा खराब है, फिर भी उसको बेच दिया, तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? वैलिड और इनवैलिड। आप सोच रहे हैं घोड़ा जब उसको पता था, इंटेंशन उसको जो था वो पता था कि खराब घोड़ा है, यानी कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? वो नहीं, जब तक सामने वाला का ये इसके लिए जरूरी नहीं हो जाता सेलर के लिए बताना, सेलर की कोई जरूरत नहीं है बताने की। जैसे कि आप पढ़े होंगे आगे डॉक्ट्राइन ऑफ, क्या था वो सेलर वाला, तो वो जो डॉक्ट्राइन था जिसमें ये था कि सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता अगर बायर कुछ बोल देता, अगर बायर नहीं बोला है तो ये कोई जरूरत नहीं है सेलर की कि वो खुद ही बताए, गलती है इसका। घोड़ा इसके पास जो है उसको पता है कि अनसाउंड माइंड है, लेकिन जब तक बायर कुछ नहीं कह रहा है
तब तक हम उसको नहीं देंगे। अगर बायर जो है माइनर है या फिर हमें कम, मतलब जब हमको जरूरत रहेगा तभी हम बोलेंगे। सिंपल सी बात। सेलर जो है वो तभी आपको कुछ गलत चीजों के बारे में बताएगा कि हाँ भाई देखिए घोड़ा जो है खराब है, जब उसकी उसका बोलने की वहां पे जरूरत होगी। अब जरूरत कब होती है वो समझेंगे आगे। इसमें तो सीधे बोला कि प्रदीप चुपचाप अगर रह जाता है तो क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका ड्यूटी नहीं था बोलने का। दूसरा देखिए कि प्रदीप अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है सेलर, लेकिन जो राकेश खरीदने वाला इसका बेटा है। तो देखिए अब कुछ आप बेटे को दे रहे हैं तो वो आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आपका खुद का रिलेशनशिप है उसे। अगर आपका उससे रिलेशनशिप है या फिर अपेरेंट वाला अथॉरिटी है आपके पास, तो बेटे के केस में आपको ये चीज बताना कंपलसरी हो जाता है। मान लीजिए कोई अनजान था राकेश, तब तो आप उसको दे दिए तो कोई बात नहीं, वो कुछ पूछा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि राकेश आपका बेटा है, तो भाई बेटा को कोई चीज दे रहे हो तो बताओ तो कि हाँ भाई ये चीज खराब है। यहाँ पे आपका ड्यूटी है बोलना, जहाँ वहां पे तो ड्यूटी नहीं था क्योंकि वो अनजान आदमी है। यहाँ पे ड्यूटी आपका बेटा है भाई, आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं बोले हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। ये इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि ऊपर वाला वैलिड था, अनजान आदमी था। इफ राकेश सेज टू प्रदीप, इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड एंड प्रदीप सेज नथिंग। बोला कि राकेश तो कोई और ही आदमी है, लेकिन फिर भी बोला कि भाई ये घोड़ा मैं मान लूंगा कि बहुत अच्छा है। क्या ये घोड़ा बहुत अच्छा है? राकेश चुप है। बताइए क्या यहाँ उसको चुप रहना चाहिए था? नहीं चुप रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ चुप है। तो ये भी क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। अब समझ में आया ये केस? फिर से सुनिए। जहां पे ड्यूटी टू स्पीक रहता है सेलर का, वहां पे वो बोलेगा। जैसे ड्यूटी टू स्पीक कब होगा? जब उसका खुद का कोई घर वाला खरीद रहा हो, उसका सन या फिर उसकी डॉटर, तो उसको बोलना चाहिए। या फिर सामने वाला पूछ रहा हो कि भैया ये सही चीज है कि नहीं आप जो दे रहे हैं, तब आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत है। अगर आप इन दोनों केसेस में अगर आप नहीं बोले तो इनवैलिड हो गया। लेकिन ऊपर वाला में तो कोई जरूरत ही नहीं था बोलने का, वैलिड हो गया वो। वही देख लेते हैं ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है पहला, और दूसरा जो है वो नॉट वैलिड है, तीसरा भी नॉट वैलिड है। यानी दोनों इनवैलिड है, 2 और 3, और पहला जो है वैलिड था। पहले में जरूरत ही नहीं था उसको बोलने की, सामने वाला कुछ पूछेगा तब ना, वो मेरा बेटा भी नहीं है। अब तीसरा देखिए सी। सी में क्या कहता है कि राहुल इंड्यूस्ड नीरज टू बाय हिज मोटरसाइकिल। राहुल जो है नीरज को कहते हैं मेरा मोटरसाइकिल खरीद लो, बहुत अच्छा कंडीशन में मेरा मोटरसाइकिल। नीरज साहब मोटरसाइकिल खरीदे राहुल साहब से, लेकिन देखिए कि बहुत सारी इसमें गलतियां हैं यार, बहुत मोटरसाइकिल खराब है मतलब। तो राहुल साहब कहें कि भाई इसको रिपेयर करो, मैं जो है 45% इसका जो है कॉस्ट दूंगा, लेकिन तुम रिपेयर करो। कौन ये बोला? ये राहुल साहब एक्सेप्ट किए। क्या किए? राहुल प्रपोज टू गेट इट रिपेयर्ड एंड प्रॉमिस टू पे 45% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। अब राहुल जो है नीरज को सेल किया था जो अपना मोटरसाइकिल, तो उसमें बोला कि बहुत अच्छा कंडीशन में। लेकिन जब नीरज साहब चला रहे देखे कि खराब है, तो फिर राहुल साहब बोले कि खराब है, अच्छा लो 45% जो है खर्चा मैं दे दे रहा हूँ इसको बनवाने का, बनवा लो। बनवा लिया, कोई बात नहीं, खत्म। अब उसके बाद फिर मोटरसाइकिल खराब हो गया। तो अगर दोबारा भाई खराब हुआ, दोबारा थोड़े वो बियर करेगा। आप खुद सोचिए ना, बार बार थोड़े वो बियर करता रहेगा। आपके पास एक बार बियर कर दिया ना, आपको पता था, फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ साइकिल उसको आप चला रहे हैं। तो बोल रहे कि क्या नीरज जो है वो चाहता है कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लूं? बताइए, अब तो आपने क्लेम भी ले लिया है उसका रिपेयर का, क्या अब वो खत्म कर सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिफेक्ट था वो आपको पता चल गया। उस टाइम पे आप जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बजाय आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया। किस चीज पे? कि 45% जो है वो कॉस्ट बियर कर दे रहा है। ठीक है? तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। आगे देखिए, इसका देख लेते हैं आंसर कि हुआ क्या है कि अग्रीव्ड पार्टी है नीरज। इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाई अदर पार्टी कैन अवॉइड और रिजाइन। अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो आप अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कब? अगर आप जो है उस डिफेक्ट को जान गए हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन को जान गए हैं और कुछ बेनिफिट्स ले लिए। बेनिफिट्स ही तो ये लिया है, 45% जो कॉस्ट जो बेचारा राहुल बोला कि हम बियर करेंगे, जो खर्चा होगा तुमको प्रॉब्लम है उसमें, तो ये तो इसका बेनिफिट्स ही हुआ ना। तो बेनिफिट अगर आप ले लिए हैं तो आप रिसाइन नहीं कर पाएंगे। कहानी खत्म। आइए 4 का बी, 4 का ए सॉरी, नेवर डेट कोड नॉट हैबिट। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? कि जिसका सामान नहीं है ना, जो मेन ओनर नहीं है, वो आपको रियल ओनरशिप नहीं दे सकता। ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं कर सकता वो। नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ। उसका अगर खुद का नहीं है तो नहीं दे पाएगा वो। अब बताइए कि ये कहना क्या सही है? देखिए, ये कहना सही नहीं है। ये एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सप्लेन दी
रूल एंड स्टेट द केसेस इन विच दिस रूल डज नॉट अप्लाई। अब एक्सप्लेन कीजिए केसेस को जहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट वाला मेरे पास सामान लेता है, मालिक तो कोई और होगा, दुकानदार कोई और, लेकिन वो सामान ला रहा है मेरे पास, तो क्या वो मुझको रियल ट्रांसफर नहीं किया ओनर से? गुड्स मेरे को ट्रांसफर नहीं किया, वो किया ना। तो ये हो गया एक एक्सेप्शन। दूसरा, अगर सेलर किसी अदर आदमी को धर लिया, जैसे ये तो फ्लिपकार्ट वाले हो गए कि एजेंट है, कोई और एजेंट को धर लिया, वो कोई और थर्ड पार्टी अननोन पार्टी, और बोला कि हाँ यहाँ से तुम, इससे तुम ले लेना, तो क्या उससे हमको गुड सामान नहीं मिल सकता? मिलेगा, ये भी रियल ओनरशिप हमको मिलेगा। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें रियल ओनर आपको नहीं दे रहा है, कोई और दे रहा है। जैसे 3-4 पार्टनर्स आपको बोले कि मैं आपको ये चीज दूंगा, कोई एक पार्टनर दे दिया, वो भी रियल आपके पास ट्रांसफर हुआ। तो ये केसेस लिखने हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो यह कि मर्केंटाइल एजेंट, अगर मर्केंटाइल एजेंट जो है आपके पास सामान लाया, उसके पास सामान था, वो आपके पास लाया और दे दिया, ये लीजिए, तो वो क्या हो गया? वो तो लाया होगा अपने मालिक के पास से, ठीक है, कंसेंट ऑफ ओनर से। आप जब ऑनलाइन करते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि फ्री जो कुरियर वाला होता है उसको पता होता है, उसको थोड़े पता होता है, उसको नहीं पता होता। तो वो जो है कंसेंट ऑफ ओनर्स के लेकर सामान को लेता है और आपके पास लाता है। तो मर्केंटाइल एजेंट जो है आपको दे सकता है। जो क्वेश्चन पूछा था कि जिसका गुड्स सिर्फ वही दे सकता है, उसका एक्सेप्शन बताइए, यानी कि कोई और भी दे सकता है। तो पहले तो मर्केंटाइल एजेंट दे सकता है, ठीक है। अगर वो गुड फेथ पे तो काम करेगा नहीं यार, तू खुद सोचो, एजेंट है तो गुड फेथ में ही काम करेगा और बिजनेस में ही काम करेगा, और ऑनर उसको तो बताएगा ही। आगे आइए, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स, अगर बहुत सारे ओनर्स थे, किसी एक ने हमको दे दिया, तो इसमें भी होगा। अगर कोई आदमी है, उसके पास कोई सामान है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो दे देगा। किसी के पास वो सामान है, रियल ओनर नहीं है वो, लेकिन उसके पास सामान है, वो आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजाइन नहीं हुआ था उसका। जिस मान लीजिए कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ए वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, तब तक बी जो है वो सी को दे दिया। तो सी को जो है जो दिया, तो रियल ओनर तो बी नहीं था। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए बी में खत्म होने वाला था, फिर भी बी ने दे दिया। तो इसमें जो है गुड फेथ में खरीदा है, पोजेशन था सब बी के पास, इसलिए वो दे दिया, तो गुड फेथ ही ट्रांसफर होगा। और इसमें भी ये चीज माना जाएगा कि नहीं, ये कहना कि सिर्फ रियल ओनर ही ट्रांसफर कर सकता है, ये गलत है। आगे आइए, एक और है कि सेल बाय वन हुए ऑलरेडी सोल्ड द गुड। अगर एक दुकानदार है, ठीक है, उसने बेच दिया ए को सामान और बोला कि कल आकर ले जाना, ये बोला कि ठीक है आएंगे कल, और इधर बी को दे दिया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रियल ओनर तो ए है यहाँ पे, समझिए, लेकिन उसने बेचा तो वो तो गुड फेथ में बेचा गया ना, उसके पास सामान था, उसके पास पोजीशन था। अब बी को कहां से पता कि ये बिक गया है? वो तो सेलर से खरीदा। तो सेलर के पास अगर उसका पोजीशन है, उसने सेल भी कर दिया ऑलरेडी, फिर भी उसके पास सामान है, तो वो तीसरे को भी दे देगा। और तीसरा जो रियल ओनर से तो लिया नहीं, बी बी ए से लेता, तब मानते हैं ना रियल ओनर। क्वेश्चन क्या बोला था कि रियल ओनर से आप खरीद सकते हैं या दूसरे से भी खरीद सकते हैं। तो रियल ओनर से आप खरीद सकते हैं, इसका एक्सेप्शन बताइए। जब आप रियल ओनर से मतलब नहीं खरीद सकते, तो नहीं खरीद सकते मतलब ए को बिका था, फिर भी जो है सेलर के पास सामान था और बी ने ले लिया सेलर से। एक्चुअल ओनर कौन था? ए, फिर भी बी ने खरीद लिया सेलर से। एक्चुअल ओनर तो सेलर था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा रियल टाइटल। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। मान लीजिए हमने सामान लिया, ठीक है, तो मैंने बोला कि सेलर साहब मैं 10 दिन में आपको जो है ये सामान जो है वो पैसे दे दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, और मैंने उधर बेच दिया। तो बेच दिया, तो जो खरीदा बेचारा, वो तो भी सेलर से नहीं खरीदा। सेलर क्या बोला था कि ठीक है ले जाओ, अभी तुमको ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सामान दे रहे हैं। तो ओनरशिप तो यहाँ पे सेल नहीं था इसके पास, किसके पास? जिसने खरीदा। लेकिन उसने पैसे देने से पहले ही, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही किसी और को दे दिया। तो इसमें भी जो है वो रियल ओनर से नहीं खरीदा गया है, लेकिन फिर भी इसको जो है वैलिड माना जाएगा। अनपेड सेलर है, अब सेलर है उसको तुम पैसे ही नहीं दिए हो, ठीक है, तो वो राइट ऑफ लीन अपना यूज कर लेगा, यानी कि वो सामान को पकड़ लेगा और उसको किसी और को बेच देगा। तो रियल टाइटल तो बायर को मिल ही जाएगा ना, सामने वाले को जिसने खरीदा, ठीक है, ओके। और क्या है? सेल अंडर द प्रोविजन, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, ये भी नया जो है वो इंक्लूड किया गया है। और क्या? परचेज ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर मान लीजिए कि मुझे कोई सामान मिला गिरा हुआ, मैं उसका ऑनर हूं नहीं, लेकिन मैं उसको चाहूं तो पूरे पैसे में बेच सकता हूं, और जो फुल वैल्यू होगा उसका ओनरशिप मेरे पास होगा। और ये पॉनर के केस में कि सेल बाय पॉनी, मान लीजिए कि मुझको मिला था सामान कि भाई तुम बाद में पैसा दे देना मेरे बिहाफ पे, मैं तुम्हारे बिहाफ पे मैं पेमेंट कर दूंगा, तुम ये चीज ले लो अभी। मैंने लिया और मैंने बेच दिया। अब वो बेचारा, मैंने बेच दिया, रियल ओनर तो मैं था नहीं, देने वाला तो कोई और था। उस केस में भी मतलब इसका साफ है कि रियल जो सेलर होगा, रियल जिसके पास टाइटल होगा, वो सेल नहीं करेगा। मैं बायर हूं, अगर सेलर के पास रियल टाइटल था, ठीक है, तो उसने क्या किया
कि पहले तो कह दिया कि ए को कि ठीक है तुम्हारे पास ये टाइटल चल गया, बी बेच किसको दिया, बी को। ठीक है, तो इसमें भी बेचा कौन, सेलर, सेलर बीच वाला हो गया। यानी बीच वाला पूछ रहा है कि जो बीच वाला है वो कब कब सेल कर सकता है। ठीक है, एक तो हो गया मर्केंटाइल एजेंट, कोरियर वाला हो गया। कोई किसी को सामान मिला है तो वो भी तो रियल ओनर नहीं है, वो बेच सकता है। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है, रियल टाइटल चला जाता है। एक मिस्टर नरेश है जो कि 4 पार्टनर्स जो है वो एक्स वाई इंटरप्राइज के थे, उसी में से हैं। मतलब एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई इंटरप्राइज के 4 पार्टनर्स, उसमें से एक पार्टनर मिस्टर नरेश। उनका 6 करोड़ बाकी है, उन पर 6 करोड़ बाकी है उनके दोस्त मिस्टर आकाश का। तो वो क्या किया, बोल के भाई मुझसे तो दिया नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, मैं जहाँ पार्टनर हूँ ना एक्स वाई इंटरप्राइज में, उसका तुमको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लो मेरा शेयर तुम ले लो। तो बोला कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अलाउ है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। बोल रहा है कि जब ट्रांसफर कर देंगे तो मिस्टर आकाश के पास, जो कि ट्रांसफर, उनके पास क्या क्या राइट होगा भाई, वो प्रॉफिट के शेयर लेंगे। ये जो 6 करोड़ का उनको बाकी है, वो 6 करोड़ के, वो भी तो उनका है 6 करोड़ के लिए। अब इन केस मिस्टर नरेश वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, व्हाट वुड बी द राइट, मतलब वही पूछ रहा है कि राइट क्या क्या इनके पास आएगा जब आप ट्रांसफर किया जाएगा। किसको, नरेश ट्रांसफर कर देंगे आकाश को, तो आकाश के पास क्या क्या राइट होगा, बुक देख लेगा, उसके पास प्रॉफिट का शेयर उसको मिलना चाहिए, जो पहले उसकी लायबिलिटी थी वो उसकी लायबिलिटी रह जाएगी, ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए कि अगर जो ट्रांसफर आप कर रहे हैं वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट और बाय मोर्गेज और बाय द क्रिएशन ऑफ हिम अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट डज नॉट इंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस फॉर इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अभी वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते आप, ट्रांसफरी तो जरूर है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको मिलेगा क्या क्या, आप जो है आप चुपचाप प्रॉफिट का शेयर लीजिए। ठीक है, एंड ट्रांसफरी सेल एक्सेप्ट ऑल द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, की जो भी पार्टनर्स था उसका आप अकाउंट देख लीजिए भाई, सब कुछ डिटेल देख लीजिए क्या क्या था, और उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखिए, तो वही पूछा था कि क्या वो ट्रांसफर कर सकते, तो यस उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर फॉर्म बंद हो गया, if the firm dissolved or transferring partner ceases to be partner, the transferee is entitled against remaining partner to receive the share of, वही कि अगर डिजोल्व हो गया तो उसको पैसे मिलेंगे, प्रोविजन में लिखना था। दूसरा क्या था, दूसरा क्वेश्चन इसी में कि उसको मिलेगा इंटरेस्ट, ये तो था कि हाँ उसको मिल जाएगा भाई, जब उसको इंटरेस्ट मिला है तो ये तो उसको वैलिडली ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा था कि राइट क्या क्या उसको मिलेगा, ट्रांसफर कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, राइट क्या मिलेगा, वही मिलेगा कि प्रॉफिट वो ले सकते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्निंग द शेयर, और अकाउंट देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी जो है वो लिखा था कि जो है वो उसके ज्वाइन के बाद जो है फॉर्म डिजोल्व हो रही है। सो इस केस में क्या होता है कि मिस्टर नरेश के हट जाने पर आकाश जो है वो वैल्यू ऑफ मिस्टर नरेश का शेयर ले लेगा। क्यों, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर वो रिटायर हो गए, 6 महीने के बाद ये अपना एसेंट देकर और पार्टनर बन जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, आगे आइए, एक है मिस्टर शेखरन जो 100 बैग ऑफ सीमेंट बेचते हैं किसको, मिस्टर राघवन को, फॉर कैश, और कंसाइन करते हैं गुड्स उसको रेलवे के थ्रू। शेखरन जो है वो मिस्टर राघवन को 100 बैग्स देते हैं, ठीक है, कि ले जाओ कैश के लिए। वो रिसिप्ट भी भेजते हैं राघवान को। तो राघवान साहब क्या करते हैं, बीच में ही ट्रांजिट में ही रहता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी पेमेंट देने लायक नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, सामान तो लेते हैं लेकिन बेच देते हैं मिस्टर रवि को, और जो रिसिप्ट उनको रिसीव हुआ था शेखरन से वो रवि को ही दे देते हैं। और रवि बेचारा जो था उसको कुछ नहीं पता था कि ये जो सामने वाले राघवान साहब हैं ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो मिस्टर शेखरन जो कि सेलर है उसको तो पेमेंट मिला नहीं है, वो राइट ऑफ स्टॉपेज यूज करना चाहते हैं कि भाई अरे तू तो मेरे को पैसे नहीं दिया, तू किसी और को बेच देगा, रुक, स्टॉप करना चाहते। तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे, देखिए रवि बेचारा जो है उसको तो कुछ पता नहीं है, पहला केस जैसे क्वेश्चन हम पढ़े उसमें उसको तो कुछ पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है शेखरन और राघवन के बीच में। तो बेचारा चुपचाप उसको मिला तो वो खरीद लिया मिस्टर राघवन से। तो केस क्या पूछ रहा था कि कैन मिस्टर शेखरन डू सो अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्या वो उसको रोक सकते हैं, राइट ऑफ लीन यूज कर सकते, राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड पार्टी भी कभी कभी विदाउट रियल ओनर भी टाइटल ट्रांसफर कर सकती है, ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है, तो अगर गुड फेथ में मिस्टर रवि उसको खरीदा है बेचारा, उसको तो कुछ पता नहीं था कि पेड है अनपेड है क्या है इंसॉल्वेंट है, उसको तो नहीं पता था।
तो इस केस में जो है सेलर जो है स्टॉपेज नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि मिस्टर रवि को एक रियल टाइटल, रियल ओनरशिप मिल चुका है, और जब रियल ओनरशिप मिल जाता है तो आप उसको जो है वो खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर मिस्टर राघवान जो है वो अभी रवि को नहीं बेचे होते और इंसॉल्वेंट थे, तब मिस्टर शेखर राइट ऑफ स्टॉपेज यूज करते और अपना सामान वापस ला लेते कि चलो जब तू पेमेंट देने लायक है ही नहीं तो क्यों। लेकिन जब वो बेच दिया रवि को, तो अब हम रवि से नहीं छीन सकते। क्यों? क्योंकि रवि बेचारे को क्या पता कि वो हमने उसको दिया था, वो कंसाइनमेंट पे दिया था, अभी वो पेमेंट नहीं दिया है, ऐसा थोड़े है, उसको नहीं पता। तो बेचारा तो सोच रहा है कि यही मालिक है, वो चुपचाप ले लिया। दूसरा बोल रहा है कि क्या होगा अगर मिस्टर रवि जो ले रहे हैं उनको पता था कि मिस्टर राघवान इंसॉल्वेंट है? तब तब भाई रवि से जो है वो सामान छीन सकते थे शेखरन साहब। कैसे छीन सकते थे? क्योंकि सामने वाली पार्टी को कुछ पता नहीं था, तो बेचारा खरीद लिया था, तो उसको गुड फेथ में गुड टाइटल मिल गया। लेकिन अब उसको पता था, वो जानबूझकर जो है वो सोच रहा था कि राइट ऑफ स्टॉपेज वो ना यूज कर पाए और इस सामान को हम खरीद लूं जबरदस्ती। तो इस केस में जो है वो लायबल हो जाएगा कौन? मिस्टर रवि, और इसको सामान जो है वो दे देना पड़ेगा मिस्टर शेखरन को। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वही बोल रहा है कि सेक्शन 50 से 52 में हमने देखा कि when the buyer when the buyer of goods becomes insolvent, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods, जो भेज दिया है, had the right to stop them। अब जब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको सामान को हम क्यों दें? अपना सामान वापस ले लेंगे। एज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, क्योंकि अभी तक उसके पास पहुंचा थोड़े, अभी तो रास्ते में, तो बुला लेते हैं वापस। और कब उसको देंगे? जब तक वो पेमेंट देगा तब तक सामान को हम रखेंगे, जब पेमेंट दे देगा तो उसको सामान दे देंगे। हाउएवर राइट ऑफ स्टॉपेज इज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग। अब तभी तक होगा कब? सेलर अनपेड हो, बिल्कुल सेलर तो अनपेड है, बायर इंसॉल्वेंट हो, हाँ, व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट। तो इन केसेस में जो है आप क्या कर सकते हैं? स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों केस तो है, लेकिन सामने वाला जो है ना वो गुड फेथ में खरीद लिया है। वही लिखा है कि अगर द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये भी लॉस्ट हो जाएगा कब? जब बायर मेक सब सेल, यानी खुद तो परचेज किया था, वो सेल था ही उसके सेलर के लिए, सब सेल कर दिया, किसी और को दे दिया इन गुड फेथ, गुड फेथ में रवि को दे दिया, तो राइट ऑफ स्टॉपेज जो ये तीनों है वो खत्म हो गया इन द फॉलोइंग दिस केस। तो वही पूछा था कि शेखरन क्या उसको रोक सकते हैं? तो नहीं रोक सकते। पहला केस तो यही, ही कैन नॉट अप्लाई हिज राइट ऑफ स्टॉपेज। क्यों? क्योंकि रवि जो है वो गुड फेथ में लिया है। वहीं दूसरा साफ लिख दिया कि वो गुड फेथ में नहीं लिया, उसको सब कुछ पता था। तब मिस्टर रवि को नॉलेज था उस चीज का कि राघवन जो है वो इंसॉल्वेंट है, तो मिस्टर रवि हैज नॉट बॉट द गुड्स इन गुड फेथ में सामान थोड़े खरीदा है, और मिस्टर शेखरन जो है वो अब उससे छीन सकते हैं सामान, राइट ऑफ स्टॉपेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका काम है परचेज और सेल आयरन रॉड का। इसका जो है ये मेन काम है, ठीक है, और ये मेन काम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, ठीक है, एमओए में लिखा हुआ है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, बाहर सटा हुआ रहेगा, उस पर लिखा हुआ है कि हम ये कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो है आप कंपनी को बदनाम नहीं करेंगे कुछ भी गलत करेंगे तो। द कंपनी इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जॉन फॉर सम फाइनेंशियल, लीजिए, काम करते थे परचेज सेल्स आयरन रोड का। अब किसके साथ? जॉन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए पैसा लेने का। लो, ऑब्जेक्टिव को प्रिवेल कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया केस अल्ट्रा वायर। तो वही बोल दिया है कि आगे जाकर वो हो गया अल्ट्रा वायर, क्योंकि उनका काम तो था आयरन रोड का, मेन ऑब्जेक्टिव आयरन रोड, बाद में वो क्या कर लिए? पैसा लेन देन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? उनका मेन ऑब्जेक्टिव दब गया आयरन रोड वाला। तो बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए डक्टाइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब अल्ट्रा वायर से दिक्कतें क्या क्या आती है? तो देखिए, अल्ट्रा वायर्स वो काम है जो कि ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड एक कंपनी करती है। जैसे आयरन रोड का इसका काम था परचेज सेल का, और उसने बियॉन्ड जाकर फाइनेंशियल रिलेटेड काम किया, ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायर्स। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि कंपनी ना केस कर सकती है और ना कंपनी पे केस होगी। अब आप कहेंगे कि तो फिर दिक्कत, फिर प्रॉब्लम कैसे हुआ भाई? देखिए, कंपनी केस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो उसका मेन काम था आयरन रोड का, उसको छोड़कर गई फाइनेंशियल काम के लिए। तो कोर्ट कहेगा कि देखो, तुमने अपना ऑब्जेक्टिव को प्रिवेल किया, ठीक है, तो तुम कोई भी केस नहीं कर सकते मिस्टर जॉन पे या कुछ पैसे के लिए उस पे, और कैन नॉट बी सूड। अब मिस्टर जॉन भी इस पे केस नहीं कर पाएंगे। क्यों? कोर्ट कहेगा कि सुन मिस्टर जॉन, एमओए पे साफ लिखा हुआ है, वहां देख, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सेल परचेज आयरन रोड का था, तो तूने उसको पैसा क्यों दिया? तुमको पता है वो खाली परचेज सेल करता है, तुमने उसको फाइनेंशियल रिलेटेड काम क्यों दिया? ओ, अब फंस गया।
कंपनी भी केस नहीं कर सकती उस पर, क्योंकि कंपनी खुद जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव से नीचे चली गई। इसका ऑब्जेक्टिव आयरन रोड का था, लेकिन इसने उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर लिया, तो कंपनी भी लायबल, सामने वाला भी लायबल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई मेन ऑब्जेक्टिव तो उसका लिखा हुआ था कंपनी पे कि ये आयरन रोड का ही करेगा, ठीक है, तो तू साला दिन बिना पढ़े वहां पे चला गया, सॉरी। तो ये चीज जो है ये आपको समझना है कि कंपनी कैन नॉट बी सीव्ड एंड नो वन कैन सीव कंपनी ऑन दिस बिहाफ। इस बेस पे कंपनी पे केस नहीं किया जा सकता और कंपनी भी किसी पे केस नहीं कर सकती। समझ गया? कंपनी ने एक गलती की और सामने वाले ने भी एक गलती की। सामने वाले ने गलती क्या की? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये जो होता है ना, ये डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के बाहर लगाया हुआ होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आपको पढ़ना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से पहले इसको, ठीक है। तो मिस्टर जॉन को पहले पढ़ लेना चाहिए था। मान लीजिए वो पढ़ भी लिए थे कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव आयरन रोड का है, फिर भी वो इसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए, तो क्या वो केस करेंगे कंपनी पे? नहीं करेंगे। भी तो कोर्ट कहेगा कि नहीं, तुमको पहले पढ़ लेना चाहिए था कि इसका पैसे से कोई लेना देना वाला काम नहीं, इसका तो परचेज सेल का काम है, क्यों फाइनेंशियल काम किया। उसको भी हटा दिया, कंपनी पे केस नहीं करने दिया। अब कंपनी भी उसको पे केस नहीं कर पाएगी सामने वाले पे, क्यों? क्योंकि कंपनी को वो खुद कहेगा कि ठीक है उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो अलग चीज है, तुम तो लिखा था कि हमारा आयरन रोड का काम है, तो तुम उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्यों किया? तो कंपनी ना ही केस कर सकती है और ना ही इस पे केस होगा। तो ये कंसेक्वेंसेज होते हैं, वो भी देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वही है कि कोई ऐसा काम जो कि लीगल पावर से बियॉन्ड में आप करते हैं, एक्सेस में करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर देते हैं, मतलब उससे अलग होकर कुछ और आप कम कर सकते हैं। इसका कंसिक्वेंस एक्ट डन कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर्स, पावर से नीचे चला गया, नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स बट आल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड, पूरा वॉइड हो गया, ठीक है, और खत्म हो जाता है। इम्पैक्ट क्या क्या होता है? इम्पैक्ट यही होता है कि वो ना ही केस कर सकती है ना ही इस पे केस होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो सामने वाला इस पे केस नहीं कर पाएगा। उसको पढ़ना चाहिए था पहले कि क्या क्या कंपनी कर सकती है। व्हेन वन डील्स विद द कंपनी वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, ये मान लिया जाता है कि तुम अगर कंपनी से के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो तुमने कंपनी के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव को जान रखा है। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ अल्ट्रा वायर्स होता है तो तुम केस नहीं कर पाओगे अगेंस्ट द कंपनी। और उसी के अनुसार an act which is ultra vires, the company being void cannot be ratified even by the unanimous consent of all the members of the all the shareholders of the company। कुछ भी कंपनी नहीं कर सकती इस केस में। Hence, ABC Limited cannot enter into contract outside the preview of its objective क्या MOA as it becomes ultra wires and thus null and void। सिंपल सा यही था। कॉन्सिक्वेंसेज आपको लिखने थे कि क्या क्या होगा, तो कोई होगा यही कि इसके पास केस नहीं होगा और ये खुद किसी पे केस नहीं कर पाएगा। अल्ट्रा वायर ये है जब आप अपने पावर के बियॉन्ड काम करते हैं। और ये केस उस पे सामने वाले पे क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसने खुद गलती की है, जो इसका काम था उसने उस प्रकार के काम नहीं किए। सामने वाला केस नहीं कर सकता कंपनी पे, क्योंकि जो कंपनी का एक्चुअल काम था उस काम के से अलग इसने कुछ और उससे साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, अलग प्रकार का, उसके ऑब्जेक्टिव के अलग। बाहर वाले की गलती, अंदर वाले की भी गलती। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें। देखिए पहले आपको क्वेश्चन में प्रोविजन लिखना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें प्रोविजन लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए फैक्ट जो क्वेश्चन में है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन एज इट इज, और फिर लिखे कंक्लूजन यस या नो जो पूछ रहा है। यही होता है तीनों चीजें, और तीनों पे मिलेगा। जैसे 6 नंबर का तो 2 और कंक्लूजन पे भी 2 देगा। आगे आइए, व्हाट इज मीन बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और इसका क्या इफेक्ट है? देखिए सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है कि जब आप 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए तो किसी भी प्रकार से, मान लीजिए कि मैंने साइन किया कि 10 तारीख को मैं तुमको सामान दूंगा, ठीक है, ए ने साइन किया बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं तुमको 10 तारीख को 1 लाख का सामान जो है भेज रहा हूँ, पेमेंट कर देना। अब ए और बी दोनों बहुत डिस्टेंस पे हैं, तो किसी प्रकार से उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 10 तारीख को सफल नहीं हो पाने को ही सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। मतलब एनीथिंग विच मेक्स कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, मतलब परफॉर्मेंस को रोक देता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको 10,000 सामान दूंगा रोड से, अब रोड ही टूट गई, लीजिए, अब कैसे दूं? ये क्या हो गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैंने कहा कि तुमको मैं 10,000 का इतना सामान दे रहा हूँ, वो सामने वाला मर गया, क्या हो गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैं खुद मर गया, क्या हो गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जा रहा है, बाढ़ आ गया अचानक से, क्या हो गया? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब किसी प्रकार से जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं होने की जो इवेंट होती है उसे कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो एग्जाम्पल भी बताना है और इफेक्ट भी बताना है। इफेक्ट यही है, कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। और अगर किसी ने थोड़ा बहुत बेनिफिट भी ले लिया, मान लीजिए कि मैंने सामान भेज रहा है, उससे पहले मैंने उससे 10,000 रुपये ले लिया था ऑलरेडी, और सामान नहीं उसके पास जा रहा, तो मुझे 10,000 दे देनी चाहिए। तो ये सारी इफेक्ट होती है इसकी। आगे आइए देखते हैं आंसर कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को ही कहते हैं।
बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन उसके बाद इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, ठीक है। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बिकम्स इम्पॉसिबल, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट सही टाइम पे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन इट इज मेड, जब बनाया उसी टाइम पे पॉसिबल था, बट उसके बाद सब्सिक्वेंटली सम इवेंट कुछ होता है और परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है, तो इसी को कहते हैं सब्सिक्वेंट सुपरवेनिंग, सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। अब आगे आइए, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया टू मैरी ईच अदर, कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और टाइम फिक्स कर लिया, लेकिन उससे पहले क्या हो गया कि ए पागल हो गया, लीजिए जो, अब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, किस कारण से, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है। इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है परफॉर्मेंस से, और अगर किसी ने एक ने बेनिफिट लिया तो बेनिफिट वापस कर देता है, यही सिर्फ बात था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, ओहो, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर, ठीक है, स्टेट दैट state the rules that should be observed by the partners in setting accounts on a firm after dissolution। आप देखिए डिसोल्यूशन के बाद कैसे कैसे अकाउंट सेटल होते हैं। पहली बात, जितने हमारे एसेट्स होते हैं उसको हम बेच देते हैं, जितनी लायबिलिटी होती है पे कर देते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे कर देते हैं। इन सब कुछ पे करने के बाद आउटसाइडर्स को, अगर कोई पार्टनर ने हमको दे रखा है लोन तो हम उसको भी पे करते हैं। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बन जाता है तो हम सभी कैपिटल में बांट लेते हैं। यही एक प्रोसेस, जैसे रिवेल्युएशन बनाते हैं पहले, उसमें आप क्रेडिटर को भी पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर जो है आउटसाइडर, आउटसाइडर्स को पे करने के बाद जो भी उसका अमाउंट बचता है प्रॉफिट या लॉस वो पार्टनर्स कैपिटल में आता है, तो यानी कि पार्टनर शेयर करते हैं, और उसके बाद खल्लास। तो यही चीजें हैं और कुछ नहीं है, इसी ये जो फ्लो आप अकाउंट बनाते हैं उसी में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे है कि अकाउंट्स कैसे सेटल करना है। लॉस हो गया जैसे डेफिशिएंसी, ये सब सबसे पहले पे करना है आपको, मैंने बोला कि लॉसेज ये सब पे करना है, पहले आप पे कर दीजिए उसको, प्रॉफिट जो आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, अगर फिर भी नहीं हो पाया आपके प्रॉफिट से तो फिर आप कैपिटल से दीजिए, और अगर उससे भी नहीं हो पाया तो भाई फिर जो पार्टनर्स है वो खुद इंडिविजुअली लायबल होंगे, क्योंकि पार्टनर्स हम जानते हैं कि लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो या तो पहले दीजिए, अगर प्रॉफिट है कुछ तो उससे दीजिए, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर पार्टनर्स के जो कैपिटल है उससे दीजिए, अगर वो भी नहीं पूरा हो पा रहा तो उन लोगों से पर्सनली पैसे दिवाइए। आगे उसके बाद क्या करना है, आप एसेट सेल कीजिए, ठीक है, एसेट सेल कीजिए। फिर क्या करना है आपको, उससे आपको जो है डेप्ट पे कीजिए जो आप थर्ड पार्टी से लिए हैं, यानी कि क्रेडिटर को। पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, कुछ लोग कैपिटल में ड्यू भी बच जाता है पार्टनर्स का तो वो दीजिए, अगर उसने लोन दे रखा है तो वो भी दे दीजिए। और इन सब कुछ के बाद अगर कुछ बच जाता है तो चुपचाप अपने आप में बांटिए और घर को जाइए। समझ गए। सबसे पहले तो लॉस है, जितना लॉस है आपका बाहर का वो दीजिए, क्रेडिटर क्रेडिटर से एसेट सेल कीजिए, लाइबिलिटी को पे कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स बटाइए, उसमें भी अगर पार्टनर कोई ऑलरेडी कम आपके फर्म को लोन दिया तो उसका लोन फिर चुकाइए, फिर बांटिए, लास्ट में जो बचेगा वो बटेगा। समझ गए। पहले लॉस, फिर आउटसाइडर को पे किए कुछ भी था, एसेट्स सेल किए और लाइबिलिटी, फिर पार्टनर से लोन को पे किए, फिर बच गया तो डिविडेंड दे दिए, डिविडेंड बोला मैं, सॉरी प्रॉफिट। खत्म, खत्म। आगे आइए, सी। सी में क्या है क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है। कि मिस्टर राज जो है वे कंपनी फॉर्म करते हैं कितने का, 5 लाख का, ठीक है, एक कंपनी करते हैं। ही सोल्ड हिज बिजनेस टू अनदर कंपनी फॉर 4 लाख, 4 लाख में वो किसी और बिजनेस को बेच देते हैं। और जब बेचे हैं तो बेचने के बाद वो क्या किए कि 3 लाख का तो वो शेयर ले लिए उस कंपनी का, ठीक है, और बाकी 1 लाख जो था वो सिक्योर्ड डिबेंचर ले लिए। कौन, मिस्टर राज, 1 लाख के लिए, एंड वाज कंसीडर्ड एज ए लोन एंड मिस्टर राज सिक्योर द अमाउंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि 3 लाख का तो शेयर लिए, मेंबर बन गए, शेयर होल्डर बन गए, और डिबेंचर होल्डर्स भी बन गए। कैसा बने, सिक्योर्ड डिबेंचर बन गए। वाह। अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी जो है वो एक एक शेयर दिए उसमें से, कोई बात नहीं है। बाद में क्या हुआ कि कंपनी गई डूब, खत्म, वाइंड अप हो गया, कंपनी बंद हो गई कंपनी किसी वजह से।
एसेट्स जो है वो 60,000 ही बचा है कंपनी के पास, और जो डेप्ट है यानी कि और भी जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे इसने खुद भी पर्सनली जो है डिवेंचर खरीद रखा है, सिक्योर्ड डिवेंचर खरीद रखा है, ये देखिए सिक्योर्ड सिक्योर्ड डिवेंचर कितने का खरीद रखा है, 1 लाख का, और बाकी अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं वो है 80,000 का। ये चीजें हैं, और कंपनी क्या हो गई है, कंपनी डूब गई है। तो बोल रहा है, देखिएगा हाईलाइट करते हैं, बोल रहा है कि एसेट इतना का है कि मिस्टर राज रिटेन द इंटायर सम ऑफ 60,000, जो एसेट 60,000 का बचा था वो पूरा खुद ही रख लिया, लीजिए, एज ए पार्ट पेमेंट ऑफ लोन, जो ये लोन दिया था ना, कितना का, 1 लाख का बाकी था डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, ये देखिए 1 लाख का, 1 लाख के बदले डिवेंचर ले लिया था। तो बोला कि मैं जो 60,000 का एसेट है वो मुझे दे दो, तो बाकी जो अनसिक्योर डिवेंचर्स हैं बोले कि नहीं 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 देंगे, तुमको मिलेगा, तुम खुद नहीं ले सकते। द कंडीशन वाज दैट अ मैन कुड नॉट ऑन एनी मनी टू हिमसेल्फ एंड द इंटायर सम ऑफ 60,000 शुड पे टू देम। बोला कि एक आदमी नहीं ले सकता भाई, हम लोग भी क्रेडिटर्स हैं। तो पता है मिस्टर राज क्या सोचा होगा, मिस्टर राज ये बोला होगा कि भाई तुम लोग अनसिक्योर डिवेंचर्स हो और मैं सिक्योर डिवेंचर्स हूँ, तुम लोग तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, मैं तो सिक्योर्ड हूँ। तो पहले पेमेंट कैसे होता है अगर कंपनी बंद होती है, सिक्योर्ड को पहले पेमेंट होगा, आउटसाइडर्स को पेमेंट होता है, लेकिन उसमें सिक्योर्ड को पहले होगा फिर अनसिक्योर्ड को। तो पहले सिक्योर्ड का ही 1 लाख का रुपए है, 1 लाख वो लोन दिया है, और बचा हुआ पैसा 60,000 ही है अभी तक एसेट, तो पूरा 60,000 भाई साहब ले लेंगे मिस्टर राज। तो बोल रहा है कि कौन सक्सीड होगा, राज एंड अदर क्रेडिटर्स, दोनों के राइट बताइए कौन सक्सीड होगा। तो ये तो बात साफ है कि राज ही सक्सीड होगा, क्यों, क्योंकि वो सिक्योर्ड डिबेंचर था, इन लोग की तरह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं था। सिक्योर्ड मतलब सिक्योरिटी उसको दी गई थी कि तुमको ये चीज मिलेगा। तो वही चीज बोला है कि कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू ए लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट लीगल एंटिटी, जो होता है वो कहता है कि मेंबर जो है वो कंपनी से अलग होते हैं। ठीक है भाई, मेंबर भी था, वो मेंबर था ना, उसने 3 लाख का शेयर लिया था, तो वही चीज एक्सप्लेन किया है। देखिए अब क्या होता है, क्वेश्चन जैसे रहता है ना वैसे ही आपको प्रोविजंस लिखना रहता है, नहीं समझे।